सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जर्वेटिव क्लास 15, जिसमें हमने प्राचीन भारत के विषय मौर्य साम्राज्य को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी सेम्ड्रोकोटस। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेम्ड्रोकोटस कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित नाटक है? सही उत्तर है ऑप्शन ए विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक में किसका वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी चाणक्य ने। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य द्वारा रचित किस पुस्तक का संबंध राजनीति से है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? सही उत्तर है ऑप्शन सी 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर है ऑप्शन ए जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के किस स्थान पर बिताया? सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए एपियानस ने। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है।
हमारा अगला प्रश्न है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी 500 हाथी। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु स्वर्ण बेलगोला में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? सही उत्तर है ऑप्शन डी 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा था। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी अमित्र घात। बिंदुसार को अमित्र घात नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, अमित्र घात का अर्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए शत्रु विनाशक। अमित्र घात का अर्थ शत्रु विनाशक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? सही उत्तर है ऑप्शन बी आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। हमारा अगला प्रश्न है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंहसेन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह का वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? सही उत्तर है ऑप्शन ए पहले सुसीम बाद में अशोक को। तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को बाद में अशोक को भेजा। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 16 राज्यों का। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार का महान उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन है अशोक। बिंदुसार का महान उत्तराधिकारी अशोक था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 269 ईसा पूर्व में। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। हमारा अगला प्रश्न है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहां का राज्यपाल था? सही उत्तर है ऑप्शन ए अवंती। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। हमारा अगला प्रश्न है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक।
मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में किस राज्य पर आक्रमण किया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलिंग। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग की राजधानी क्या है जिस पर अशोक ने अधिकार कर लिया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली है जिस पर अशोक ने अधिकार कर लिया। हमारा अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपगुप्त। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किसके लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आजीवकों के लिए। अशोक ने आजीवकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। हमारा अगला प्रश्न है, कर्ज, चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुफा। कर्ज, चौपारा, सुदामा और विश्व झोपड़ी गुफा है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक की माता का नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका क्यों भेजा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाद्रेटी फेनथेलर। अशोक के शिलालेख की खोज पाद्रेटी फेनथेलर ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब मिली? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख पढ़ने की सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में मिली। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? सही उत्तर है ऑप्शन है, जेम्स प्रिसेप। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिसेप को मिली। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है?
सही उत्तर है ऑप्शन ए 7वां एवं 8वां शिलालेख। अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख 7वें व 8वें शिलालेख में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई एवं पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात एवं पड़ोसी राजाओं का वर्णन करा है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 7। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल ब्राह्मी। अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौशांबी अभिलेख को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए रानी का अभिलेख। कौशांबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी रुम्मीदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 7वां अभिलेख। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य प्रांत अवंती राष्ट्र की राजधानी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए उज्जैनी। मौर्य प्रांत अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य प्रांत कलिंग की राजधानी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी तोसली। मौर्य प्रांत कलिंग की राजधानी तोसली है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रांतों को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी चक्र। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, बिक्री कर के रूप में मूल्य का कौन सा भाग वसूला जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 10वां भाग। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, बिक्री कर बचाने वालों को कौन सा दंड दिया जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी मृत्युदंड। बिक्री कर बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन ए सीता भूमि। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी रूपा जीवा। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता प्राप्त की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए कश्मीर के शासक प्रवर्तक। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के शासक प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी।
हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। हमारा अगला प्रश्न है, बृहद्रथ का सेनापति कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। हमारा अगला प्रश्न है, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बृहद्रथ की हत्या कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी 185 ईसा पूर्व में। बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। सही उत्तर है ऑप्शन बी 185 ईसा पूर्व में। मगध पर शुंग वंश की नींव 185 ईसा पूर्व में डाली गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।